Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we'll see the energy requirements for carbohydrates कि कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से आपको फूड में कितनी एनर्जी मिलती है. Energy is obtained by oxidation of carbohydrates, fats and proteins and chemical reactions in the body. तो अगर हम बेसिकली एनर्जी की बात करें ना, तो आप जो फूड लेते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है. अब फूड में हमने शुरू में ये बात कवर कर ली हुई थी, दिस इज़ फॉर योर रिवीजन, कि फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको हेल्थ प्रोवाइड कर रहे होते हैं या बॉडीली फंक्शंस को अच्छे तरीके से वर्क करने में हेल्प कर रहे होते हैं. तो जो न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. ये तीनों न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होते हैं, इसलिए हम इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है. तो और दूसरा, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. अच्छा, अब एनर्जी हमें कैसे मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है इन न्यूट्रिएंट्स की मेटाबोलाइजेशन से, इन न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडाइजेशन से. अब ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑयल्स और प्रोटीन्स, ये सब ब्रेक डाउन होते हैं अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपको मोनोसेक्राइड्स देंगे या डाइसेक्राइड्स देंगे. ठीक है. अब मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स में ग्लूकोज आ जाता है, फ्रुक्टोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है. ठीक है. फिर फैट्स एंड ऑयल्स आपको दे रहे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स दे रहे होते हैं. ठीक है. ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स मिल के आपको एक कंपोनेंट दे रहे होते हैं, या फिर आपको फैटी एसिड्स दे रहे होते हैं. ठीक है. तो ये इनके स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं, और इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हमें अमाइनो एसिड्स दे रहे होते हैं. ठीक है. तो ये सब इनकी जो ब्रेक डाउन होती है और जो स्मॉलेस्ट आपको कंपोनेंट मिल रहा होता है ना, तो वो आपको उससे हमें एनर्जी मिलती है. अब क्या होता है कि इनका जो भी स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो डाइजेस्ट होता है बॉडी में, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होके सेल्स में जाता है. फिर सेल्स क्या करते हैं? हमने अभी सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं. तो सेल्स क्या कर रहे होते हैं? सेल्स फिर उन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं. ठीक है. डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं उनके. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस है, एटीपी साइकिल है. ठीक है. सिट्रिक एसिड साइकिल है. काफ़ी डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, काफ़ी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. ठीक है. इन न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडाइजेशन होती है और एंड में हमें एटीपी मिल जाती है. ठीक है. एटीपी जो है ये हमारा फ्यूल का यूनिट है. ठीक है. अच्छा, खैर ये तो बात हो गई कि हमें एनर्जी इनसे मिल रही है. अब हमने ये देखना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी एनर्जी देता है और उस एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं. जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हमारा एनर्जी का, वो है हमारा कैलोरी. कैलोरीज में हम मेजर करते हैं कि एक फूड से हमें कितनी कैलोरीज मिलेंगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हम कहें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का हमें कितनी एनर्जी देगा. ठीक है. तो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का दे रहा होता है 4 किलो कैलोरीज एनर्जी. ठीक है. तो ये क्या है? जो कैलोरी है, ठीक है, ये हमारा एनर्जी का यूनिट है. ठीक है. तो हम ये मेजर इस तरीके से करते हैं. अब इटसेल्फ कैलोरी क्या है? कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एनर्जी इज़ कैलोरी. ठीक है. एनर्जी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है कैलोरी, which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 ml of water at 15 degree Celsius by 1 degree Celsius. अच्छा, इसका क्या मतलब है कि उतनी अमाउंट. अच्छा, कैलोरी को हम कैसे डोनेट करते हैं? हम डोनेट करते हैं कि हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी जिससे अगर 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर है और वो उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. तो अगर उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस रेज कर जाए, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 ml ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज हो जाए. ठीक है.
थ्रू हीट, ठीक है, वो हमारा कैलोरी होती है, ठीक है। हम कैलोरी एनर्जी इस तरीके से मेजर करते हैं। अच्छा, because the amount of energy involved in the metabolism of food is fairly large, the kilocalorie kcal or calorie is commonly used to measure it। अच्छा, होता क्या है कि जब हम किलो कैलोरी बोलते हैं या कैलोरी बोलते हैं, अगर हम कैलोरी कह रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि वो 1000 कैलोरीज हैं। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं, और हम मेजर जब कर रहे होते हैं किलो कैलोरी से तो हम एक्चुअली कह रहे होते हैं 1000 कैलोरीज कह रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आसानी हो जाती है तो आजकल हम फूड में जब भी हम बात करते हैं मुझे इतनी कैलोरीज मिल रही हैं, तो असल में हम कैलोरीज नहीं बात कर रहे होते, वो असल में हम किलो कैलोरीज बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने के काल के बजाय या किलो कैलोरी के बजाय खाली सी वर्ड यूज़ करते हैं या कैलोरी वर्ड यूज़ करते हैं आसानी के लिए, बट एक्चुअल में वो मीन यही कर रहा होता है। अगर हम कैलोरी बोलते हैं तो वो एक्चुअल में 1000 कैलोरीज ही मीन कर रहा होता है, ठीक है। तो किलो कैलोरी इज़ एब्रीवेटेड एज के काल, KCAL, इस तरीके से के काल से हम इसको डोनेट करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली एनर्जी की कि हमें एनर्जी फूड की ऑक्सीडाइजेशन से मिलती है, और फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड ऑयल्स और प्रोटीन्स, इनके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी, और कैलोरी को हम डोनेट कर रहे होते हैं के काल से, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एनर्जी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें डाइट से एनर्जी क्यों चाहिए होती है, ठीक है। वो इससे चाहिए होती है लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एंड फैटी एसिड रिएक्शंस, ठीक है। पहली बात ये कि अच्छा किस तरीके से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, बाय कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिल रहा होता है और फैट एंड ऑयल से हमें फैटी एसिड्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। इनके जब रिएक्शंस होते हैं तो उनसे हमें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। हम बॉडी की ग्रोथ के लिए, जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है तब हमें नई प्रोटीन्स बनानी होती हैं, ठीक है। पूरी बॉडी का जो आपके लिए स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, मतलब पूरी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है जिससे वो बनी हुई है, वो प्रोटीन से बनी हुई है हमारी पूरी बॉडी, ठीक है। तो तकरीबन अमाइनो एसिड्स हमारे बेसिक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज़ में होते हैं, मतलब हर लिविंग टिश्यू के अंदर अमाइनो एसिड ज़रूर होता है। हम हमारी बॉडीज़, हमारी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ज़्यादातर उनके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारी न्यू प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स बनती हैं, तो वो सब का सब जो होता है, न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, तो वो सब का सब हमें जो है एनर्जी चाहिए होती है न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है, न्यू हमारे बोन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ग्रोथ में आ जाता है जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, प्रेगनेंसी में जब फीटस ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा रिपेयर में आ जाता है, आप सारा दिन वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, तो आप अक्सर आम ज़बान में कहते हैं मुझे खलियाँ बढ़ गई हैं, ठीक है। खलियाँ क्या होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर पहले इतनी कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। तो कैपेसिटी ना हो तो फिर आपकी बॉडी में खलियाँ पड़ती हैं, ठीक है, आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है। लेकिन आप रोज़ाना अगर एक्सरसाइज करते हैं तो रोज़ाना एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, आपकी बॉडी को आदत हो जाती है। तो क्या हो रहा होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके जो टिश्यूज़ टूट जाते हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे बॉडी सेल्स हैं, पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। ज़्यादा फंक्शन आप कर रहे हो तो आपके सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको प्रॉपर दोबारा से रिपेयर करने के लिए, जो भी टिश्यूज़ में ब्रेक्स आ गए होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, तो इस तरह के जितने भी मैकेनिज़म्स होते हैं उनके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। उसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड बाय किडनी, ब्लड के अंदर हमारा ब्लड जो है सर्कुलेटरी मीडियम है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड रिवॉल्व करता है, ब्लड के अंदर काफ़ी कुछ होता है। सेल्स अपना काम करते हैं, सेल्स काम करते करते जो उनका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन की है एनर्जी के लिए,
तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें, वो बाय प्रोडक्ट्स सेल्स ब्लड में भेज देता है। ब्लड इस तरीके से सारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो इकट्ठे करता है, इकट्ठा करके किडनी में पहुंचा देता है। किडनी फिर उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस। हम जब भी बात कर रहे होते हैं हम आगे हमेशा बात करेंगे कि ये चीज़ बॉडी टेम्परेचर पे, ये खाना बॉडी टेम्परेचर पे, ये शेल्फ़ लाइफ बॉडी टेम्परेचर पे। तो हम कोई भी इस तरह की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारी बॉडी हमेशा ये टेम्परेचर मेंटेन रखती है, और ये मेंटेन रखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसी टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के लिए वर्क करना आसान होता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपरली एक ही टेम्परेचर पे प्रॉपरली वर्क करते हैं। ये बॉडी से टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है, ये एंजाइम्स के काम करने के लिए ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट है। तो अगर ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज़ कर जाता है तो बॉडी के एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकते, इसलिए बॉडी हमेशा कोशिश करती है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करे। इसी टेम्परेचर पे हमारे सारे बॉडी प्रोसेसेस जो हैं इसी टेम्परेचर पे इजीली वर्क करते हैं। अगर ये टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो बॉडी प्रोसेसेस वर्क नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रॉपर एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर भी बॉडी मेंटेन करती है ताकि सारे बॉडी प्रोसेसेस इजीली वर्क कर सकें। उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन इन द सेल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के काफ़ी काम होते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, ये सब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इनके काफ़ी फंक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिनरल्स में से मिल रहे होते हैं, और ये हमारे इनका भी इसी तरह से काम है, ये बॉडी के प्रोसेसेस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए तो सेल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन भी बॉडी में प्रॉपर रखनी होती है, वो भी एनर्जी चाहिए होती है उसको मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीथ करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट पंपिंग के लिए, ठीक है, ब्लड पंपिंग के लिए, हार्ट पंपिंग के लिए पूरी बॉडी में। हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी में सारी की सारी एनर्जी, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट करना, और इसके अलावा पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ताकि बॉडी सांस ले सके। उसके लिए ब्लड चाहिए होता है, और ब्लड पंप कर रहा होता है हार्ट, तो पंपिंग के लिए, हार्ट पंपिंग के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। मतलब इन शॉर्ट बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब तक आपके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं होगी बॉडी ये सारे प्रोसेसेस मेंटेन नहीं कर सकेगा। अगर ये सारे प्रोसेसेस लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस हैं। लाइफ सस्टेनिंग का मतलब है अगर आपका दिल चलना बंद हो जाए तो आप मर जाएंगे, सांस लेना बंद हो जाए तो आप मर जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर टिश्यूज़ ना बने तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इस तरीके से तो आपकी बॉडी डिजीज़ स्टेट में होगी अगर इनमें से भी कोई भी प्रोसेस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा कुछ एनर्जी आपको चाहिए होती है फॉर स्पेशल पर्पसेस, जैसे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में चाहिए होती है। मैंने अभी आपको बताया प्रेगनेंसी में इसलिए चाहिए होती है क्योंकि न्यू टिश्यूज़ बनने होते हैं फॉर द बेबी, और लैक्टेशन में इसलिए चाहिए होती है क्योंकि मिल्क की सिक्रीशन होनी होती है। लैक्टेशन मीनिंग ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी। अच्छा, इसके अलावा डाइट शुड नॉट प्रोवाइड टू हाई और टू लो एनर्जी। इसको हम एनर्जी इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इम्बैलेंस जो है वो यही होता है कि आपकी बॉडी में या तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है। वो यही होता है कि आपकी एनर्जी या तो टू हाई होती है या आपकी एनर्जी टू लो होती है। तो आपकी अगर टू हाई एनर्जी होगी तो आपका वेट बढ़ जाएगा, ओबीज़ हो जाएंगे आप। ओबीज़ होते हैं जिनका इंडिविजुअल्स का वेट बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। ओबीज़ हो जाएंगे तो फिर आपको डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इस तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। एनर्जी टू लो हो तो वेट गेन नहीं होता, बॉडीली प्रोसेसेस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकते, आप बीमार हो जाते हैं, आप कमज़ोर हो जाते हैं, आपको एनीमिया हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस हार्मफुल हैं।
एक्सेस जितनी भी आपकी एनर्जी होती है, मतलब अगर आपने खाना खाया है, खाना खाते ही फ़ौरन आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी यूज़ होती है सारे बॉडी प्रोसेसेस को चलाने के लिए। अब उसके अलावा फिर भी अगर डाइट में आपकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब आपने फूड जो लिया है उससे एनर्जी ज़्यादा बच जाती है जितनी, ठीक है, ब्लड में भी प्रॉपर पूरी होगी, सेल्स में भी चलेगी, तो फिर बाकी एनर्जी जो है, जैसे अगर ग्लूकोज है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और वो लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। और अगर फैट है तो वो आपका मतलब या एक्स्ट्रा एनर्जी अभी भी अगर ग्लूकोज की है तो वो फैट में कन्वर्ट होती है, वैसे जो फैट बाकी है वो फैट में ही आपकी रहती है और वो सीधा आपके, उसको कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा आपके फैट सेल्स में चली जाती है। फिर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब है भूख लगना, फाका होना, ठीक है, जब आपने फ़ास्ट किया होता है या तो खुद से फ़ास्ट रखा होता है या आपका फ़ास्ट हो जाता है कि आपने काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए 16 आवर्स के लिए खाना नहीं खाया, 18 आवर्स के लिए खाना नहीं खाया, 9-10 आवर्स के लिए खाना नहीं खाया, या फिर 1-2 दिन के लिए खाना नहीं खाया, जैसे यही फाका कशी हो गया, आप कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, या किसी जगह पे स्टक हैं, आप खा नहीं पाए हैं, तो इस तरह के पीरियड्स में जब आप ज़्यादा देर के लिए अगला मील ना खाएं और काफ़ी टाइम हो जाए, तो आपके स्टोर्स में जो ग्लाइकोजन होती है और फैट होती है वो फिर यूज़ होती है, और जब ये यूज़ हो जाती है तो फिर प्रोटीन यूज़ होती है एनर्जी के लिए, क्योंकि मेन आपका जो फंक्शन है, एनर्जी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारे जो स्टोर्स हैं ग्लाइकोजन और फैट के, वो भी इसीलिए बॉडी में है कि अगर ऐसा कोई मसला हो तो ये इन स्टोर्स यूज़ हों, तो ये यूज़ होते हैं। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर प्रोटीन भी यूज़ होता है एनर्जी के लिए, और इस तरीके से हमारी बॉडी सर्वाइव करती है थ्रू द पीरियड ऑफ स्टारवेशन। अब आप आगे आ जाएं एनर्जी एक्सपेंडिचर पे। एनर्जी मतलब हमने ये जो सारा खाना खाया है, ठीक है, और हम एनर्जी बना रहे होते हैं बॉडी, मतलब जितनी भी हमने, अच्छा एनर्जी, असल में एनर्जी इनटेक क्या है, एनर्जी इनटेक में आपकी ये एनर्जी बैलेंस क्या है, उसमें यह है कि जितनी आपकी एनर्जी इनटेक हो उतनी आपकी एनर्जी आउटपुट हो। अब एनर्जी इनटेक कैसे आती है आपकी, एनर्जी इनटेक आती है थ्रू ईटिंग फूड, आप खाना खाते हैं आपको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा कुछ एनर्जी जो है वो आपकी जो फैट बॉडी के अंदर स्टोर्स हैं ग्लाइकोजन फैट वगैरह के, वो ब्रेक डाउन करके भी आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वो आपकी एनर्जी इनटेक हो गई। अब एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है कि एनर्जी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो 3 तरह की चीज़ों पे इस्तेमाल, मतलब आपका, आप कैसे ये सारी की सारी जो एनर्जी आपने खाई है आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। पहला जो आपका तीन तरीक़ों से बॉडी एक्सपेंड करती है। जो पहला तरीका है वो यही है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस को चलाने के लिए। फिर दूसरा जो है वो है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, जितनी भी आपकी बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा होती है उतनी आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि मसल्स में उतना चलना फिरना होता है, उतना वो वर्क करना होता है, उतना मूव करना होता है, तो उसके लिए उतनी ही आपको एनर्जी चाहिए होती है। और एक और है इफ़ेक्ट आपका, वो ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब आप गर्म हो जाते हैं तो वो जो हीट निकली होती है वो भी एनर्जी एक्सपेंडिचर में आती है। तो जो बेसल मेटाबॉलिज्म है वो यही है, बेसल मेटाबॉलिज्म BMR वो होता है पहला तरीका कि जो आपकी एनर्जी एक्सपेंड होगी वो होगी टू मेंटेन लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस, ठीक है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस हैं बॉडी का टेम्परेचर, breathing to keep lungs inhaling exhaling, for the bone marrow making new red blood cells या रेड ब्लड सेल्स की सर्कुलेशन के लिए, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, हार्ट बीटिंग के लिए, किडनी फिल्टरिंग के लिए, ठीक है, ये अभी हम जो पीछे सारे प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं ये सारे, ठीक है, इनके लिए, ठीक है, तो ये आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी तकरीबन जितना आप एनर्जी आप जो कंज्यूम करते हैं ना, वो खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं हम इन प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। अब खाना बेसल मेटाबॉलिक रेट जितनी भी हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है, फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया और हमें 100 किलो कैलोरीज मिल गई, ठीक है, 100 किलो कैलोरीज में 60 से 70 किलो कैलोरीज आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट पे लगती हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म आपका लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट वो रेट जिस पे बॉडी इन लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस को चलाती है, ठीक है, तो BMR
आपका तकरीबन एनर्जी बॉडी की जो एनर्जी इनटेक है उसका 60 से 70% इस्तेमाल करता है लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस के लिए, और बाकी जो होता है वो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो रेट है ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम सेम इंडिविजुअल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। अच्छा, ये डिफरेंट फैक्टर्स को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब। हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। एनर्जी हमें चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से। एनर्जी हमें मिलती कैसे है? जब हम इनके जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बड़े ग्लोब्यूल्स में होते हैं, डाइजेशन के ज़रिए से उनके छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स सेल्स में जाते हैं, सेल्स उनको ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। अब हमें एनर्जी मिल गई। अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जितनी हम एनर्जी लें उतनी ही हम एक्सपैंड भी करें, मतलब हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो आप ज़्यादा खाएंगे, अगर आप कम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कम खाएंगे। तो अब जो है एनर्जी इनटेक हो जाती है हमारी फूड से, तो हमने जितना खाया उतना हमने एक्सपैंड करना है। अब कुछ तरीके हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ज़रिए से हमारी एनर्जी एक्सपैंड होती है, ठीक है। हमारी एनर्जी ज़्यादातर एक्सपैंड होती है लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो दो तरीक़ों से हम एक्सपैंड करते हैं, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए और दूसरा हमारी ज़िंदा रहने के लिए। ज़िंदा रहने के लिए जैसे सांस लेना, हार्ट की पंपिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्रेन की वर्किंग, ठीक है, किडनी फिल्ट्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोसेसिंग, ये सारी जितने भी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए। इन प्रोसेसेस को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म, और जिन प्रोसेसेस पे ये सब चलता है, जिस रेट पे ये सब चल रहा होता है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक बंदे को कितनी एनर्जी चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन को एनर्जी कम चाहिए होती है, मतलब डिपेंडिंग, चिल्ड्रन की एनर्जी के लेवल्स और होते हैं क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं। एडल्ट्स के एनर्जी के लेवल्स और होते हैं क्योंकि उस पर उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और बुढ़ापे में एनर्जी लेवल्स और होते हैं क्योंकि उनकी एज जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। तो हर लाइफ साइकिल पे आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर डिफरेंट होता है। अब आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर हर मतलब हर इंसान पे डिफरेंट होता है। हर इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होता है। अब हर इंडिविजुअल का बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे डिफरेंट होता है? कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इंडिविजुअल्स में डिफर कर रहा होता है, ठीक है। वो फैक्टर्स जो हैं वो हैं आपके एज, बॉडी साइज़, जेंडर, ठीक है, और क्लाइमेट और एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका BMR डिफरेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले आपकी ग्रोथ आ जाती है। फॉर मोस्ट पार्ट BMR इज़ हाईएस्ट इन पीपल हु आर ग्रोइंग। तो BMR उनमें सबसे ज़्यादा होता है जो ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे चिल्ड्रन हो गए, एडोलेसेंट्स मतलब आपके टीनेजर्स हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन में फीटस ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, बेबी ग्रो कर रहा होता है। तो इन सब के अंदर आपका BMR हाईएस्ट होता है। एज में आपकी एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है न्यू टिश्यू सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है, न्यू बॉडी टिश्यू सिंथेसाइज करने के लिए। तकरीबन हर 1 ग्राम अगर आपकी बॉडी में से 1 ग्राम अगर आपका इंक्रीज़ करता है बॉडी वेट, तो 5 किलो कैलोरीज उस पर लगती है एनर्जी। 25 ईयर्स ऑफ एज के बाद BMR 1% पर ईयर डिक्रीज़ होता जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो एज के साथ साथ ना आपकी जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं, हर चीज़ की शेल्फ़ लाइफ होती है। देखिए हम अंडे लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, वो कुछ देर के लिए ठीक रहते हैं, उसके बाद वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से हर लिविंग चीज़ की भी एक शेल्फ़ लाइफ है, इसी तरह से ह्यूमंस की भी शेल्फ़ लाइफ है। हम ग्रो करते हैं, अपने प्राइम पे आते हैं जब हम एडल्ट्स होते हैं, और उसके बाद हमारी पूरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियरेट होना शुरू हो जाती है, एज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ग्रोथ तो रुक चुकी होती है, लेकिन सारे के सारे बॉडी प्रोसेसेस स्लो होते रहते हैं।
तो क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी बॉडी प्रोसेसेस पे लग नहीं रही होती, इसलिए BMR आपका हर साल कम होता जाता है, 1% कम होता जाता है। फिर बॉडी साइज़, वो लोग जिनका ग्रेटर सरफेस एरिया होगा उनका हायर मेटाबॉलिक रेट होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके उतना ही ज़्यादा फिर सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड 1 इंच टॉलर है, तो वो जो फ्रेंड 1 इंच टॉलर है उसका BMR भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा बॉडी टिश्यू है जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्स हैं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतना ही आपकी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आता है आपका जेंडर मीनिंग सेक्स डिफरेंसेस। मेन और वुमेन में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन और वुमेन का बॉडी साइज़ भी डिफरेंट होता है और कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है। वुमेन हु हैव मोर फैट इन प्रोपोर्शन टू मसल देन मेन, वुमेन के अंदर फैट ज़्यादा होता है और मेन के अंदर मसल मास ज़्यादा होता है। वुमेन के अंदर फैट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी के कर्व्स बनने होते हैं हिप एरिया में, चेस्ट एरिया में, ठीक है, बाकी बॉडी कर्व्स बनने होते हैं, तो इसीलिए वुमेन में फ़ैट ज़्यादा होता है। मेन में मसल्स ज़्यादा होते हैं। फ़ैट जो होता है वो इनएक्टिव टिश्यू है, मसल्स जो हैं वो एक्टिव टिश्यू हैं। मसल्स के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि वो वर्किंग साइट है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव साइट है, इसीलिए मेन का BMR ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू वुमेन। कितना होता है? वुमेन का 5 to 10% लोअर देन मेन होता है और मेन का 5 to 10% हायर देन वुमेन होता है, ठीक है। अगर एक मैन और वुमेन दोनों सेम एज के हैं और सेम हाइट के हैं और सेम वेट के हैं, तो उसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे उनका BMR, तो मैन का 5 to 10% BMR ज़्यादा होता है क्योंकि उनका लीन टिश्यू ज़्यादा होता है। अब आप आगे आ जाएं, BMR इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। ये कुछ आपकी एग्जांपल्स हैं, जैसे इन्फेंट्स को 53 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर चाहिए, एडल्ट्स को 34, मेन को 1700 किलो कैलोरीज और वुमेन को 1500 किलो कैलोरीज, ठीक है। ये असल में आपस में कंपैरिजन हुआ है एडल्ट्स और इन्फेंट्स का, और मेन और वुमेन का आपस में हुआ है। अगर एडल्ट्स और इन्फेंट्स को के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम देखें ना, तो इन्फेंट को अपने मीटर स्क्वायर एक सरफेस एरिया के हिसाब से 53 किलो कैलोरीज चाहिए, लेकिन एडल्ट्स को एक सरफेस एरिया के हिसाब से 34 चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखें इतना डिफरेंस क्यों है, हालांकि एडल्ट्स बड़े हैं लेकिन इन्फेंट छोटे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्फेंसी होता है ज़िंदगी का पहला साल। बेबी जब बॉर्न होता है वो उससे लेके पहला साल तक जो साल होता है उसको हम इन्फेंसी कहते हैं, और इसीलिए हम पहले साल के बेबीज़ को हम इन्फेंट्स कहते हैं। अब पूरी ज़िंदगी में इंसान का सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है ना, वो इन्फेंसी में होती है। इन्फेंट्स जो बर्थ पे उनका वेट होता है उससे ट्रिपल टाइम्स उनका वेट ज़्यादा हो जाता है विद इन अ ईयर। तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। हर 2 घंटे बाद उनको फीड चाहिए होती है, हर 15 to 20 मिनट्स बाद उनकी बॉडीली एक्सक्रीशंस हो रही होती हैं, ठीक है। तो दैट्स वेरी फास्ट। तो इतना ज़्यादा फास्ट जो उनका वेट ग्रो करता है, उसके साथ कंपनसेट करने के लिए उनका BMR हाई हो चुका होता है, क्योंकि बहुत जल्दी मसल टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही होती है। एडल्ट्स में तो ग्रोथ ही रुक चुकी होती है, इसलिए उनका BMR कंपैरेटिवली उनके मसल साइज़ के हिसाब से कम होता है। ऑल्दो अगर हम कंपैरिजन करें तो मेन और वुमेन में किलो कैलोरीज का डिफरेंस है, और एडल्ट्स और इन्फेंट्स में अगर वैसे हम देखें ओवरऑल इनको दोनों को प्लस करके अगर हम देखें तो एडल्ट्स की किलो कैलोरी ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर हम सिर्फ एक सरफेस एरिया के हिसाब से देखें तो इन्फेंट्स को ज़्यादा चाहिए होता है। मेन को चाहिए होता है 1700 किलो कैलोरीज और वुमेन को चाहिए होती हैं 1500 किलो कैलोरीज। ये BMR के हिसाब से है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा टेबल है, डिफरेंट एज में डिफरेंट वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कितनी आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पहले से सेट हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में
+300 लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको चाहिए होता है, और लैक्टेशन में +500 आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। एनर्जी नीड्स डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, ये सेवरल फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। बॉडी वेट, ओबीज पीपल यूज़ लेस एनर्जी एट रेस्ट, ओबीज लोगों को कम एनर्जी चाहिए होती है एट रेस्ट, बिकॉज फैट सेल्स आर इनएक्टिव, फैट सेल्स इनएक्टिव साइट हैं, बट ड्यूरिंग एक्टिविटी एनर्जी इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल 65 kg man walking a 4.5 km per hour uses 3.7 kilocalories per minute, while 75 kg man walking at 4.5 km per hour per uses 4.5 kilocalories per minute। अच्छा, अब इसमें ये बात बताई जा रही है कि ओबीज़ लोग अगर एक ओबीज़ और एक इनएक्टिव इंडिविजुअल दोनों एट रेस्ट हैं, ठीक है, तो आपका जो एक्टिव इंडिविजुअल है उसका बीएमआर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों का बीएमआर रेट देख लें, ओबीज़ और एक्टिव इंडिविजुअल का बीएमआर रेट देख लें ड्यूरिंग एक्टिविटी, ठीक है, ड्यूरिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो जो ओबीज़ इंडिविजुअल है उसका सरफेस एरिया बॉडी का ज़्यादा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बीएमआर हाई होगा। तो बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो जो इसका 75 kg इंडिविजुअल का ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज़ कंपैरिजन टू 65 kg इंडिविजुअल, ठीक है, एक्टिविटी करते वक्त। फिर एज आ जाती है, एज में एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए होती है ग्रोथ के साथ, और डिक्रीजिंग एज के साथ एनर्जी आपको कम चाहिए होती है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में लास्ट 6 मंथ्स में एक्स्ट्रा 200 किलो कैलोरीज चाहिए होती है उस वुमेन की एज, हाइट के साथ और वेट के साथ। वेट के हर वुमेन की एज, हाइट और वेट के कंपैरिजन उनको एक्स्ट्रा जितनी, मतलब अगर एक इंडिविजुअल है उसको कितनी एनर्जी चाहिए उसकी हाइट और वेट के और एज के हिसाब से, तो अगर आप वो फॉर एग्जांपल एक वुमेन को 2100 किलो कैलोरीज चाहिए, ठीक है, तो हम उसके अंदर 200 किलो कैलोरीज ऐड कर देंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेम ये होगा, अगर एक वुमेन को 2100 किलो कैलोरीज चाहिए तो हम उसके अंदर 500 किलो कैलोरीज और ऐड कर देंगे। फिर क्लाइमेट आ जाता है आपका। क्लाइमेट के हिसाब से ह्यूमन बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है 37 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये टेम्परेचर बेस्ट होता है एंजाइम्स के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। अच्छा, हीट लॉस जो है आपका हो रहा होता है स्किन के थ्रू, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी गर्म होती है तो आपकी हीट निकलती है आपकी स्किन से, ठीक है। अब क्लाइमेट्स पे आपका जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट है, ठीक है, तो आपकी हीट जो है ज़्यादातर आपकी बॉडी में से निकलती है। और इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपकी बॉडी हीट जो है रिटेन करती है ताकि, और फिर उसमें आपकी बॉडी ज़्यादा हीट स्किन से बाहर नहीं निकालती, ठीक है। तो अगर देखें, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ठीक है, तो क्या होगा कि इर्द गिर्द का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा होगा, तो बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर करेगी ताकि वो हीट अपनी मेंटेन कर सके, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो इर्द गिर्द का टेम्परेचर वैसे ही हाई होता है, तो बॉडी को एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होती है हीट मेंटेन करने के लिए बॉडी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है हीट और उसका, आप कह लें एक्सरसाइज का। लेकिन अगर इसमें भी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी हीट हाई हो तो स्वेटिंग के ज़रिए से आपकी एनर्जी निकल जाती है, हीट के ज़रिए से आपकी एनर्जी निकल जाती है। और इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो आप ऑब्वियसली ठंड में बगैर कपड़े पहने नहीं निकलते, आप एक्स्ट्रा लेयरिंग कर लेते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन फिर भी इससे थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, फ़र्क पड़ जाता है। एक्टिविटी में जितनी ज़्यादा आपकी मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जिसके बहुत ज़्यादा मसल्स बने हुए हैं और उसी का सेम एज फेलो, सेम जेंडर, सेम वेट और हाइट का इंडिविजुअल जो है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक है, तो उसका इतना ज़्यादा लीन मसल मास नहीं बना होगा,
तो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी, क्योंकि उसके ज़्यादा मसल्स नहीं हैं, उसके ज़्यादा टिश्यूज़ नहीं हैं, और टिश्यूज़ में उसके पास ज़्यादा बॉडी सेल्स नहीं है, तो इसीलिए उसकी एनर्जी कम होगी एज़ कंपेरिजन टू द वन जो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है या जिसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अलावा इसमें यह भी चीज़ आती है कि वो इंडिविजुअल्स जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है उतनी उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और वो इंडिविजुअल्स जिनकी एक्टिविटी कम होती है, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, उतनी उनको कम एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, जैसे आजकल हम हैं, हमारी लाइफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, खाने के पोर्शन साइजेस कम कर लेने चाहिए। ये आप देखें ज़रा, एनर्जी एक्सपेंडिचर पर पाउंड पर आवर ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, देखें ये है। तो आपका ये आपकी इस तरीके से है कि हर एक्टिविटी पे और कितनी इंटेंसिटी की एक्टिविटी है, मतलब लाइट बाइसिकलिंग है, मॉडरेट है या फास्ट बाइसाइक्लिंग है, ठीक है। डेली एक्टिविटीज़ जैसे आपकी क्लीनिंग, कुकिंग, ड्राइविंग अ कार, सिटिंग, गार्डनिंग, ऑफिस वर्क, रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग भी बताया हुआ है कितनी स्पीड पे कर रहे हैं, 12 मिनट पर माइल पे कर रहे हैं या 8.5 मिनट पर माइल या 65 मिनट पर माइल, ठीक है, इट्स अ डिफरेंस, ठीक है। तो रनिंग किस स्पीड पर कर रहे हैं, वॉकिंग किस स्पीड पे कर रहे हैं, स्पोर्ट्स आपकी कौन सी, सॉकर, स्विमिंग, टेनिस, वॉलीबॉल, गोल्फ, बॉक्सिंग, ठीक है। तो इस सब पे आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी लगती है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस तरह के आपके टेबल्स बने होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप कौन सी एक स्पोर्ट करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो उस पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और कौन सी स्पोर्ट या एक्सरसाइज पे कम एनर्जी लगेगी। तो यहाँ से आप जनरली देख सकते हैं, मतलब एक्टिविटी, हम अभी एक्टिविटी पे बात कर रहे थे, तो एक्टिविटी पे आप देख सकते हैं जितनी आपकी ज़्यादा एक्टिविटी होती है उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट पे आपकी सिर्फ 2.72 लग रही है एनर्जी किलो कैलोरीज पर पाउंड, जबकि फास्ट पे आपकी 4.54 लग रही है, तो इट्स अ डिफरेंस। तो आप इस तरीके से हम देखा करते होते हैं और मैनेज करते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। आगे से हम स्वीटनर्स करेंगे नेक्स्ट आपके टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।